डियर स्टूडेंट, मैं सुधीर कुमार श्रीवास्तव, माँ शारदा धनराजी देवी इंटर कॉलेज दौनपुर। जैसा कि अभी सर ने आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में बताया, तो मैं अब आपको एक नया टॉपिक है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा और उस टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और यह जो टॉपिक है हमें लगता है कि सभी को अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। वैसे मैं क्लास में इस टॉपिक को पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर बहुत लोग को नहीं समझ में आया है तो मेरा इस टॉपिक का वीडियो देखने के बाद उनको ये सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएंगी। तो मैं बात कर रहा हूँ उस टॉपिक के बारे में जो कि है आपका नरेशन। क्या है? नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं नरेशन से। नरेशन को हिंदी में कहा जाता है कथन। क्या कहा जाता है? कथन। कथन को हम स्पीच भी कहते हैं। कथन को क्या कहते हैं? स्पीच भी कहते हैं। जो आपका नरेशन होता है, कथन यानी स्टेटमेंट, वह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। पहला है आपका डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन या इसको हम डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच। सेकंड है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन भी हम इसको कह सकते हैं। तो जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। और जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच है उसको हम हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। तो हम हिंदी में लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अप्रत्यक्ष कथन। पहला है आपका डायरेक्ट स्पीच, इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। दूसरा है आपका इनडायरेक्ट स्पीच, इसको हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अब आपको ये जानना है कि ये डायरेक्ट स्पीच मीन्स होता क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स होता क्या है। यानी इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, किसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें क्या होता है कि वक्ता जो है, वक्ता यानी स्पीकर, जो कहने वाला होता है, जो कि बोलने वाला होता है, वह अपनी बातों को क्या करता है? व्यक्त करता है, यानी कहने का प्रयास करता है। यानी क्या होता है कि डायलॉग होता है, यानी संवाद होता है। इसमें स्पीकर होता है, अपनी बातों को कहना चाहता है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में उसके वाक्यों का जो सारांश है, उसके वाक्यों का जो सारांश है या उसके वाक्यों का जो भाव है वह प्रकट किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है। तो पहले हम एक सेंटेंस लिखते हैं और उसके माध्यम से हम समझते हैं कि जो नरेशन का फॉर्म है वह किस तरीके का होता है, यानी डायरेक्ट का जो फॉर्म है वह किस तरीके का होता है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं, जैसे he said to me I am going to market. I am going to market. He said to me I am going to market. ये एक सेंटेंस है और ये जो सेंटेंस है वह आपका डायरेक्ट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? डायरेक्ट फॉर्म में है। अब आपको क्या करना है? इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो इनडायरेक्ट में चेंज करने से पहले जो ये सेंटेंस है वह आपको दो तरह का दिखाई पड़ रहा होगा। एक ऐसा दिखाई पड़ रहा होगा कि कामा और जो डबल इन्वर्टेड कामा है उसके पहले है, और एक जो सेंटेंस है आपका कामा और डबल इन्वर्टेड कामा के बीच में है। तो जो कामा और डबल इन्वर्टेड कामा के पहले है उसको हम क्या कहते हैं, और जो कामा और डबल इन्वर्टेड कामा के बीच में है उसको हम क्या कहते हैं, उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए।
तो जो पहला वाला सेंटेंस है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो ये वाला सेंटेंस है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब आपको थोड़ा इसके बारे में जानना है कि व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच, कि रिपोर्टिंग वर्ब हम किसको कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच हम किसको कहते हैं। रिपोर्ट मीन्स होता है इंडिकेट करना या बताना, और वर्ब मीन्स क्या होती है? क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होती है? क्रिया। यानी इसमें जो स्पीकर होता है, स्पीकर मीन्स वाक्य को कहने वाला या वाक्य को बोलने वाला या वाक्य को बताने वाला, इसमें क्या करता है? क्रिया करता है। क्रिया मीन्स होता है करना, यानी अपनी बातों को रखने का प्रयास करता है। जैसे यहाँ पे उसने कहा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यानी यहाँ पे स्पीकर ने अपनी बात को रखा। अब दूसरे वाले सेंटेंस में देखते हैं, यहाँ पे क्या है आपका? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्ट का मतलब फिर वैसा ही, रिपोर्ट मीन्स होता है इंडिकेट करना या बताना, और स्पीच मीन्स क्या होता है? कथन। इसमें जो स्पीकर होता है वह अपनी बातों को रखता है, यानी जो कुछ भी वह कहने का प्रयास करता है, जो बात रहती है उसको वह रखता है। जैसे यहाँ पे इसने रखा आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ? मैं बाजार को जा रहा हूँ। तो इस सेंटेंस के माध्यम से आप जो एक नरेशन का फॉर्म होता है, यानी डायरेक्ट स्पीच का जो फॉर्म होता है, उसको आप लोग इजीली क्या कर लिए होंगे? समझ लिए होंगे इस सेंटेंस के माध्यम से। अब क्या करते हैं? अब आपको हम बताते हैं कि जो नरेशन है वह कैसे बनता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप कैसे चेंज करोगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करोगे? तो चेंज करने से पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे आपको टेंस पढ़ाया जाता है, टेंस में आपको पता है कि टेंस कितने प्रकार का होता है। तो आपको पता है कि टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और उसके कितने कितने पार्ट होते हैं? सबके 4 पार्ट होते हैं, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हर एक टेंस का क्या होता है कि एक रूल होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? हम उस टेंस को चेंज करते हैं। ठीक उसी तरीके से जो आपका ये नरेशन है उसमें भी कई तरह के सेंटेंस होते हैं, और उन सेंटेंस को हम क्या करते हैं? रूल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो आपको सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो जो पहला सेंटेंस है वह क्या है? असरेटिव सेंटेंस। क्या है? असरेटिव सेंटेंस। दूसरा है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। क्या है आपका? इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यानी ये 5 सेंटेंसेस हैं जिनका जो नरेशन है वह उसमें क्या होता है? चेंज होता है। असरेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य। दूसरा है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं आदेशात्मक वाक्य, यानी कोई ऐसा सेंटेंस जिससे आदेश, आज्ञा, परामर्श, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हो? झलक रही हो। ठीक है, तो वह जो सेंटेंस होता है वह आपका इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। चौथा है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। इसमें इच्छा वगैरह प्रकट होती है, भावनाएं प्रकट होती हैं। और पांचवा है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, इसको हम कहते हैं विस्मयादिबोधक जो सेंटेंसेस है, यानी वाक्य, यानी विस्मयादिबोधक वाक्य। तो ये 5 तरीके के सेंटेंस हैं जिनका हम नरेशन में चेंज करते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, फिर आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। यदि आपको नोट डाउन करना है तो आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, क्लास 9th और क्लास 10th के लिए यदि आपने 3 पढ़ लिया है
जैसा कि मैंने आपको 5 बताया, लेकिन आपको पढ़ना 3 ही है। असर्टिव सेंटेंस पहला हो गया, दूसरा है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस और तीसरा है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। तो 3 पढ़ लिया, 3 ही क्या है आपके लिए इनफ है। तो मैं आज आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताता हूँ। असर्टिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच है वह कैसे चेंज होगा, तो उसके कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। यदि आपने उस रूल्स को फॉलो किया तो आपको जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसको बनाने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो पहला जो था आपका असर्टिव सेंटेंस, क्या था? असर्टिव सेंटेंस। यानी इसको हम कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। जो इसका पहला रूल है वह यह है, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हो, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हो तो आपको 2 तरीके के सेंटेंस दिखाई पड़ते हैं। जो पहला वाला सेंटेंस होता है वह आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है और जो दूसरा वाला सेंटेंस होता है वह आपका क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। तो दोनों सेंटेंसेस क्या होते हैं? अलग अलग रहते हैं। लेकिन जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो वह जो दोनों सेंटेंस हैं वह क्या हो जाते हैं? कंबाइंड हो जाते हैं। यानी उसमें जो कामा क्या होता है? कामा, और जो डबल इन्वर्टेड कामा होता है, ये कामा हो गया और ये क्या हो गया आपका? डबल इन्वर्टेड कामा। उसको हम क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं, यानी उसको हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। यानी कामा जो आपका रहेगा वह नहीं रहेगा। ठीक है। दूसरा जो है, मैं असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं क्योंकि हर एक सेंटेंस में जो रूल होते हैं वह क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस का जो रूल है मैं उसको, उस रूल के बारे में आपको बता रहा हूं। जो दूसरा रूल है, आपने देखा था कि 2 तरीके के सेंटेंस होते हैं। पहला जो होता है रिपोर्टेड स्पीच और दूसरा होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंजंक्शन दैट का। ये चीज आपको पता होना चाहिए, कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। तीसरा है, यदि आपके रिपोर्टिंग वर्ब में सैड आया हो, क्या आया हो? सैड आया हो, और सैड के बाद क्या आया हो? ऑब्जेक्ट आया हो। सैड के बाद यदि आप ऑब्जेक्ट आया हो तो हम सैड को किस में चेंज करते हैं? टोल्ड में चेंज कर देते हैं। सैड के बाद टोल्ड आया हो तभी हम, सैड के बाद ऑब्जेक्ट आया हो तभी हम क्या करते हैं? उसको टोल्ड में चेंज करते हैं। अदरवाइज यदि आपका सिंपल सैड दिया हो तो वह टोल्ड में परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है। चौथा रूल है टेंस के अकॉर्डिंग परिवर्तन। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में हो, किसमें हो? पास्ट टेंस में हो। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपको यह बात ध्यान देनी है। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, मैंने पास्ट लिख दिया, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, तो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? पास्ट टेंस में हो। किसमें हो? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में क्या होता है? परिवर्तन होता है। परिवर्तन कैसे होता है? यदि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। अब रही बात, यदि आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो तो उसको हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट हो तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में, यदि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, तो मैं आपको लेटर एट इसके बारे में डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक सेंटेंस के माध्यम से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो सेंटेंस मैंने लिख दिया, यह डायरेक्ट फॉर्म में है। जैसे यहाँ पे लिखा गया, ही
said to me I am going to market. I am going to market. He said to me, उसने मुझसे कहा I am going to market. मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं मार्केट को जा रहा हूँ. ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये आपका क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है. तो मैंने आपको बताया कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हो, जो कि है नहीं, तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा. लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपका किस में है? पास्ट टेंस में. तो यानी इसके टेंस में क्या होगा? परिवर्तन होगा. तो एक बात तो आपको पता हो ही गई. दूसरी चीज क्या है? ये जो कामा और जो डबल एडेड कामा है इसको हम क्या करते हैं? हटा देते हैं. यानी जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो जो ये कामा लगा हुआ है और ये डबल एडेड कामा यहाँ पे भी लगा हुआ है, उसको हम क्या करेंगे? हटा देंगे. और हटाने के बाद जो कंजंक्शन है, क्या है? कंजंक्शन, उसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे. कंजंक्शन यानी दैट. आपके असर्टिव सेंटेंस में जो कंजंक्शन होता है वह दैट होता है, तो हम उस दैट को यूज करेंगे. लेकिन इनडायरेक्ट को बनाने से पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वह यहाँ पे होती है. कहाँ पे? यहाँ पे. यानी जो ये प्रोनाउन है, क्या है आपका? प्रोनाउंस. ठीक है, इसको पर्सन्स भी कहते हैं. तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम इसको कैसे चेंज करेंगे, कैसे बदलेंगे. तो आपको पता है कि जो पर्सन्स होते हैं वह 3 होते हैं. पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन. जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें आपका आई एंड वी आता है. आई एंड वी, क्लियर. सेकंड पर्सन में आपका आता है यू. और जो थर्ड पर्सन है, इन सब के अलावा जो कुछ भी हो वह थर्ड पर्सन में आता है. यानी ही, सी, इट, नेम्स हो गया, etc. यानी ये सारी चीजें क्या होती हैं? थर्ड पर्सन में आती हैं. फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू, एंड थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम्स, etc. यानी ये सारी चीजें आपकी आती हैं. तो आपको जो यहाँ पे दिखलाई दे रहा है वह फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है. क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन. तो आपको याद रखना है, यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हो, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे आया है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब, यह क्या है आपका? रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. तो मैं फिर से बता दूं कि यदि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वह फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है, तो जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. दूसरी चीज़ सेकेंड पर्सन, जो कि अभी है नहीं यहाँ पे. सपोज करो यहाँ पे सेकेंड पर्सन होता, क्या होता? सेकेंड पर्सन होता. मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन अभी है नहीं. यदि सेकेंड पर्सन आया हो तो सेकेंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं. किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं. और तीसरा जो है थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन में ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी. यदि थर्ड पर्सन का आया है तो उसको हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं. एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आपको थोड़ा सा देखना है या आपको समझ लेना है. हम उस ट्रिक के माध्यम से जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसको हम सॉल्व करते हैं प्रोनाउंस के मामले में. ठीक है, तो SON 1 2 3. अब देखो S के नीचे 1 लिखा है, O के नीचे 2 लिखा है और N के नीचे क्या लिखा है? 3 लिखा है. तो ये जो 1 है, 1 यानी क्या? सब्जेक्ट. यानी फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन आया है वह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और जो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है वह ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया है उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं. तो हम इसको बनाते हैं. तो मैंने आपको बताया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आया हो? आपका ऑब्जेक्ट आया है, तो जो सैड है वह टोल्ड में चेंज हो जाता है. तो हम क्या करेंगे? इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं. यहाँ पे हो जाएगा ही, सैड को हम टोल्ड में चेंज करेंगे और टू को रिमूव कर देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? मी. क्या आ जाएगा? मी.
क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। ही टोल्ड मी। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था रूल में कि जो कामा है और जो डबल इनटू कामा है उसको क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कामा और डबल इन्वर्टेड कामा का यूज नहीं करते हैं, बल्कि उनको हम रिमूव करके जो कंजंक्शन दैट है हम उसका यूज करते हैं। तो मैंने कंजंक्शन दैट का यूज कर दिया यहाँ पे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, जो कि यहाँ पे मेंशन है आई एंड वी। ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, वो आई भी हो सकता है और आपका वी भी हो सकता है, जो कि यहाँ पे आई हुआ है। तो हम जो आई है, तो मैंने आपको रूल बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो हमको रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसको देखना है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है वह कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर और पर्सन्स के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो हमने यहाँ पे आई को इसके अनुसार चेंज किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ही हो गया। क्या हो गया, ही हो गया। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो टेंस देखने के बाद हमको पता चल रहा है कि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर होता है, तो वहाँ पे लगा हुआ है, यानी एम आए हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह क्या होती है, वाज एंड वर होती है। तो हम ही के साथ क्या यूज करते हैं, वाज का यूज करते हैं। तो हमने वाज लगा दिया यहाँ पे, ही वाज गोइंग टू मार्केट। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं और मैं आपको बेसिकली बताना चाहूँगा, आप लोग घर में जो ग्रामर की बुक है उसमें कई सारे एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं। आप लोग उन एग्जाम्पल को सॉल्व करने का प्रयास करो। यदि आप उसको सॉल्व करते हो तो आपको जो चीज़ें हैं वह बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया नरेशन के बारे में। वैसे नरेशन में आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो हर एक टॉपिक एक दिन में बताना संभव नहीं है। तो लेटर एट मैं इसके आगे जो चीज़ें रह गई हैं मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा। और आशा करता हूँ कि आपको जो यह वीडियो है समझ में आई होगी। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसा आपको पता है कि इस समय जो आपके स्कूल्स हैं वह कोविड की वजह से बंद हैं, एटलीस्ट 1 मंथ के आसपास होने को है। तो आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, और ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स का जो कि जिनका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वह आने वाला है, तो वह घर पे रह के पढ़ाई करते रहें और पढ़ाई से दूर न रहें। और जो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं यूट्यूब के माध्यम से, आप लोग उसको भी देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।